पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्सुकता है, किसान लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। 20वीं किश्त आने वाली है, 19 किश्त आ चुकी हैं इसके, और अच्छा खासा जो पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, अर्थव्यवस्था चेंज हुई है और बहुत सारे जो काम थे, ये 6,000 रुपए की राशि जब उनको इस सम्मान निधि की मिलती है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। हालांकि शहर में बैठा हुआ कोई बंदा ये सोच नहीं सकता कि 6,000 में होता क्या होगा, लेकिन जब ये राशि किसान परिवार को पहुंचती है तो उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब नाम गड़बड़ हो जाता है, कोई उसने सूचना गलत भरी होती है, कहीं आधार में और उसके फॉर्म के बीच में विसंगति होती है, प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है कहीं वहां पर उसकी सूचना गलत होती है, जो फार्मर रजिस्ट्री है वहां पर कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर दिक्कतें आती हैं जिस वजह से वो किश्त मिलने में उसको दिक्कत जाती है। तो आज हमारे साथ हैं किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश जी, और ओम प्रकाश जी से हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं, कहां कहां दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं ओम जी से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जब ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है तो इसमें राज्य सरकार का क्या लेना देना। तो पहली शुरुआत जो हम करते हैं, इस पूरी बातचीत की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आखिर जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसमें राज्य सरकारों का क्या हस्तक्षेप है, क्या लेना देना है, उनकी क्या जरूरत है। ओम जी। धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि 20वीं किस्त आने वाली है और किसान बहुत परेशान है, बहुत सारे सवाल हैं उनके दिमाग में, और वो जुलाई में आएगी। जुलाई ही इसकी मतलब वो है अंतिम तिथि, जुलाई में ही आती है इसकी। तो अब इसमें मुद्दा जो आपने कहा कि भाई केंद्र सरकार और राज्य का क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, देखिए बहुत सारे इसमें सवाल हैं और बहुत सारे इसके जवाब अलग अलग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इसकी फंडिंग केंद्र सरकार की 100%, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं कि उसमें 75% स्टेट का है या 50% स्टेट का है और बाकी सेंटर का, इसमें 100% फंडिंग केंद्र की है और केंद्र की ही योजना है जी। लेकिन राज्य की एंट्री कहाँ होती है? क्योंकि ये किसानों को देना है तो कौन किसान है और कौन नहीं है ये वेरीफाई करना, ये जस्टिफाई करना, ये बताना राज्य का काम है। आधार एक आधार बिंदु है, जो आधार बिंदु ये कहता है किसान कौन है ये डिसाइड राज्य सरकार की मदद से ही होगा। तो इसीलिए केंद्र ने कहा है कि अगर जो भी राज्य डिसाइड करते हैं कि मेरे राज्य के 1 करोड़ किसान है या 50 लाख हैं या 25 लाख हैं या 10 लाख किसान है, कौन लोग किसान है उनको हम डाल देंगे, आप वेरीफाई करिए, उनको हम पैसा भेज देंगे। तो ये क्यों राज्यों के पास क्यों ये अधिकार है? क्योंकि किसान की डेफिनेशन में ये है कि किसान के पास क्या होनी चाहिए? लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और लैंड का जो मसला है वो है राज्य सरकार के पास, रेवेन्यू जो है राज्य सरकार के पास है। तो इसीलिए चूंकि किसान की जो डेफिनेशन है वो इस्टेब्लिश करने के लिए राज्य सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है कि मेरे पास अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो मैं किसान इस्टेब्लिश नहीं हो पाऊंगा, और एग्रीकल्चर लैंड है तो इस्टेब्लिश हो जाऊंगा। तो इसीलिए राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप बताइए कि किसान कौन है और कौन नहीं है, पात्र कौन है, अपात्र कौन है, ये राज्य की जिम्मेदारी है और केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो पैसा 100% देगा, ट्रांसफर कर दे। हाँ, तो इसीलिए कई राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए ममता बनर्जी सरकार ने लंबे समय तक अपने किसानों को नहीं बताया, उस पोर्टल पे, पीएम किसान के पोर्टल पे उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। इसका राजनीतिक वो गुड़ागड़ित था, इसलिए उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। दिल्ली सरकार ने बहुत बाद में जा करके अपने किसानों को इसमें शामिल किया। तो ये इसीलिए राज्यों और केंद्र के बीच में मामला लटका रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू होते हैं राज्य सरकार के साथ। बिल्कुल, और लैंड से जुड़े इशू सबसे ज़्यादा होते हैं राज्य सरकार के साथ। हाँ, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि समन्वय का जो खेल है, समन्वय के खेल में राज्य सरकार का अच्छा खासा हस्तक्षेप है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इस निधि से, ये पीएम जो किसान सम्मान निधि है
उससे जुड़े हुए सामान्य सवाल क्या हैं आपके, कंफ्यूजन कहाँ है, विसंगति कहाँ है। तो ऐसा ही एक और विसंगति है और जो कई जगह लगातार लोग पूछ रहे हैं, वो विसंगति ओम जी ये है कि क्या 2 एकड़ वाले किसान ही इसमें शामिल होंगे या ओपन है मामला कि 2 एकड़ से ऊपर वाले भी सीमांत किसान या जो बड़े किसान हैं वो भी इस योजना में शामिल? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, और इसको लेकर के देखिए तमाम हमारे पत्रकार साथी भी लगातार छापे जा रहे हैं, जबकि वो गलत कर रहे हैं। और इसमें क्या है, जो शुरुआत में 1 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2019 के फरवरी में। तो ये जो पूरी स्कीम थी तब ये थी कि 2 हेक्टेयर से जो कम, एकड़ नहीं था वो हेक्टेयर था, अच्छा, 2 हेक्टेयर से कम के जो वो हैं काश्तकार हैं, किसान हैं जमीन वाले, उनको ये स्कीम का फायदा मिलेगा। बाद में बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाया कि हम जो है, अगर हमारी सरकार 2019 में आती है, 2019 के चुनाव में, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे इस बाध्यता को। तो उनकी सरकार आ गई, और सरकार आने के बाद उन्होंने इसकी जो उसकी लैंड साइज का जो एक बार लगाया गया था, उसको उन्होंने हटा दिया। तो किसी भी साइज का आपके पास उसका यह है कि ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपको और उसमें आप खेती कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे ये 6,000 रुपये की रकम मिलेगी। और आने वाले दिनों में इसको बढ़ाने की भी एक तरह से कोशिश चल रही है। सरकार की ओर से कुछ विचार ऐसे आए कि इसकी रकम बढ़ाई जानी चाहिए। और जब से जगदीप धनखड़ जी ने, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कही ये बात कि लगभग 30,000 रुपये इस पर कर देने चाहिए, तो एक लोग कंसेंसस एक बन रहा है कि चलो भाई इसमें कुछ इसमें रकम बढ़ाई जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक इसी से एक और जुड़ा मुद्दा है कि अगर बहुत माइक्रो लेवल वाली एक लैंड साइज है जिसमें खेती हो ही नहीं सकती, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड है, मान लीजिए उसने 2 मेज रखने भर की आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसमें खेती कैसे होगी, तो उसको नहीं मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात। हाँ। तो इस तरह के जो एक बड़ा मामला इस बात को लेकर भी है कि इसकी पात्रता आखिर है क्या, किस तरह के लोग होंगे जिन्हें इस योजना में ये किश्तें मिल सकती हैं। 2 कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन है, क्या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को इसमें पात्रता है। दूसरी कंफ्यूजन है कि सरकार में जो काम कर रहे लोग हैं, क्या उन्हें इसकी पात्रता है। ओम जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग जानना चाहते हैं पात्रता। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राइवेट हो या सरकारी, अगर खासतौर पे प्राइवेट में बात करें तो इनकम टैक्स पे ही कोई है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, ना तो उसके परिवार को मिलेगा। और परिवार की डेफिनेशन इसमें है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। पति पत्नी और नाबालिग एक बच्चे, यूनिट है, एक फैमिली की यूनिट है इस स्कीम के उसमें डेफिनेशन में। इस स्कीम के जो पैरामीटर है उसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक यूनिट है। अगर पति पत्नी में से किसी को भी कोई भी इनकम टैक्स पे ही है तो इस स्कीम का वो पात्र नहीं है, वो लाभ नहीं ले सकता। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट की बात है तो ग्रुप डी के कर्मचारी को छोड़ करके, यानी जो चपरासी है या उस तरह के कोई श्रेणी कर्मचारी कह सकते हैं, हाँ, उसको अगर हम बात करें तो सिर्फ उसको मिल सकती है। उसके ग्रुप डी के ऊपर वालों को ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए, अगर कोई सांसद है, विधायक है, मेयर है, कोई जिला परिषद का चेयरमैन है, कोई किसी और पालिका का चेयरमैन है या पूर्व चेयरमैन है, उसे भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। उसको मतलब एमपी एमएलए लोगों को, मंत्रियों को इससे बाहर, संसदीय पदों पर रह चुके हैं उसको या रहे हैं, इससे बाहर। साथ ही अगर प्रोफेशनल्स है, जैसे सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर हैं, इनको भी इससे बाहर रखा गया कि ये इसमें नहीं आएंगे। साथ ही एक इसमें कंडीशन और है कि अगर 10,000 रुपए से ज्यादा कोई पेंशन पा रहा तो वो इसका लाभार्थी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये आपने देखा, विस्तार से ओम जी ने बताया कि किस तरह से और कौन इसके पात्र हो सकते हैं। एक बड़ा कंफ्यूजन है, या बार बार ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या शहरी सीमा में या शहरों में रहने वाले लोग इस योजना के पात्र हैं, उन्हें भी क्या इसमें किश्तें मिल सकती हैं। ओम जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत जगह पे ये बात आई है कि ये शहर वाला किसान वर्सेज गांव वाला किसान। तो इसमें एक ही डेफिनेशन है कि किसान के पास किसान होना चाहिए, उसके पास चाहे शहर में ज़मीन हो, आपके पास नोएडा में अगर आप खेती करते हैं तो नोएडा में भी आपको मिलेगा, आप कहीं हमीरपुर में खेती करते हैं वहाँ भी आपको मिलेगा।
कहीं भी किसान किसान होना चाहिए, खेती होनी चाहिए, चाहे नोएडा में करिए, चाहे मुंबई में करिए, कहीं करिए, आपके पास खेत हो। तो इसमें अर्बन और रूरल फार्मर की कोई डेफिनेशन अलग अलग नहीं है। किसान की एक डेफिनेशन है कि किसान उसके जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, खेती करता है, वो किसान है। तो वो इस तरह की एक डेफिनेशन है कि जो खेती करता हो, चाहे ज़मीन कहीं पर भी हो, लेकिन खेती करना अनिवार्य शर्त है इसमें। तो चलिए एक और सवाल है, और इस सवाल को लेके भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर मान लीजिए मेरे परिवार में कई एकड़ ज़मीन है, कुछ पत्नी के नाम पर है, कुछ बेटों के नाम पर है, कुछ मान लीजिए उसके जो पालक हैं या जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके पास है, तो ऐसी स्थिति में किसकी ज़मीन के आधार पर इस योजना में या इस सम्मान निधि में उसे किस्तें प्राप्त होंगी? जी देखिए, इसमें जो फैमिली की डेफिनेशन है, एक यूनिट, फैमिली यूनिट क्या है, उसमें पहले ही डिसाइड कर दिया है कि पति पत्नी और नाबालिग जो बच्चे हैं वो एक यूनिट है। तो अब एक ज्वाइंट फैमिली है मान लीजिए, उसमें ऐसे पति पत्नी और नाबालिग बच्चे वाले 5 यूनिट है, और उनकी अलग अलग जगह है, तो उनको मिल सकती है, बिल्कुल उनको आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी, तो उसमें डिसाइड कैसे होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उनके नाम जमीन होनी चाहिए, जमीन लेकिन शर्त यह है, उसमें शर्त यह है कि 1 फरवरी 2019 से पहले अगर आपके पास है जमीन तो ही इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये हमसे सवाल करते हैं, हमारे लाइव में भी आते हैं लोग, उनका सवाल यही होता है कि मेरे पास तो जमीन है, हमने जमीन खरीदी और हमने अप्लाई किया, लेकिन हमें नहीं मिल रही। तो उसमें उसकी शर्तों में सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है, 1 फरवरी 2019 से पहले जिसकी ज़मीन होगी, एग्रीकल्चर लैंड है, उसी को मिलेगा। सिर्फ एक कंडीशन में दूसरे लोगों को मिलेगा कि किसी की डेथ हो जाए और उसकी वरासत ज़मीन की हो जाए, उत्तराधिकार में कोई आ जाए, तो उस ज़मीन पे जो भी आएगा मालिक होगा उसको मिल सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई 1 बिस्वा 2 बिस्वा या थोड़ी सी ज़मीन खरीद करके और आप इसका पैसा लेने लग जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए सरकार ने उसमें एक एम्बार्गो लगाया है कि भाई 1 फरवरी 2019 से पहले जो लोग इसके मालिक हैं, ज़मीन के मालिक हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, और पति पत्नी में से एक ही को मिलेगा। मतलब कुल मिला के अगर पूरी यूनिट है तो उसमें से एक को ही फायदा मिलने वाला है। अगर मान लीजिए मेरा नाम किसी वजह से हट गया है, इस तरह का भी एक सवाल है, और इस तरह के सवाल भी लगातार पूछे जाते हैं कि नाम हट गया है तो उसे दोबारा जोड़े जाने की कोई प्रक्रिया है, या उसे नए सिरे से पूरी प्रोसेस करना होगी, या वो कहीं अपडेट कर सकता है जाकर? इस तरह का भी कोई प्रावधान है मुझे इसमें? नहीं, इस योजना से कई लोग बाहर निकलने का भी सरकार ने एक ऑप्शन दिया है। जी। जैसे गैस सब्सिडी वापस करने का था, सेम इसी तरह का इसमें भी है कि अगर आप चाहें तो इससे बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कई लोगों ने स्वेच्छा से, जिसके पास पैसा है और जो चाहता है भाई राष्ट्र के नाम पे हम सब्सिडी को सरेंडर कर दें, सब्सिडी सरेंडर कर दें, या ये स्कीम को सरेंडर कर दें। जिन्होंने सरेंडर कर दिया वो रिज्यूम नहीं होंगे फिर दोबारा, और हो सकता है कि सरकार आगे कोई पॉलिसी लेकर के आए इस तरह की कि भाई उनको कंसीडर करना है या नहीं करना है, ये अलग बात है। लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है दोबारा आने में। और दूसरी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप पात्र नहीं थे और आपके पास पैसे आ गए हैं तो भी आप इसको वापस कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन जो है ऑप्शन दे दिया है पीएम किसान निधि के पोर्टल पे कि आप पैसा कैसे वापस करें। बैंक में भी जाके वापस कर सकते हैं। तो ऐसे 54 लाख किसान हमारे देश में हैं और उनके पास 4300 करोड़ रुपए 4300 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गए हैं और वो सरकार चाहती कि वापस हो। उसमें से मुश्किल से 450 करोड़ रुपए वापस हुए अब तक, और पैसा वापस नहीं हुआ। सरकार का पैसा लोगों ने दबाया हुआ। तो ये भी है कि भाई जो जिनके पास गलत तरीके से पैसा चला गया है, पात्र नहीं थे, वो वापस कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन दिया गया है। देखिए, पात्र सुपात्र का भी इसमें क्लियर कट ध्यान रखा गया है। इसीलिए जो योजना है उसके साल दर साल में आप देखेंगे कि आंकड़े परिवर्तित होते रहे। कभी वो 9 करोड़ पर पहुंच गया, कभी फिर अभी इस समय वर्तमान में जो आंकड़ा है वो है इस समय 10 करोड़ से भी ऊपर का, कभी 8 करोड़ पे पहुंच गया था। नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है कि देखिए, एक वक्त मैं इसके शुरुआती दिनों से ही इसको कवर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि समय समय पे जैसे जैसे लोगों की नीयत खराब होती गई वैसे ही सरकार ने चेक उस पर लगाती गई ताकि ये कोई गड़बड़ी ना हो। तमिलनाडु में करीब सबसे बड़ा घोटाला इसमें आया था। तमिलनाडु में 160 करोड़ रुपए का
बिल्कुल। 160 करोड़ रुपए निकाले गए थे इस योजना से। वहाँ पे कई सारे लोगों पे कार्रवाई हुई तमिलनाडु में। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी थे उनको पनिश किया गया, जेल हुई, एफआईआर, कई सारी एफआईआर हुई। उसके बाद सरकार ने कहा कि चलो इसमें केवाईसी ले आते हैं, तो नो योर कस्टमर का ऑप्शन आया। उसके बाद अब आ गया कि फार्मर आईडी आएगी। तो जैसे जैसे लोगों की नीयत खराब हुई इसमें, वैसे वैसे सरकार ने इसमें कुछ बंधन लगाए ताकि सही लोगों का वो हो। और एक वक्त में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इनकम टैक्स पे ही हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, उन लोगों ने भी इस योजना का लाभ उठाया। फिर इनकम टैक्स पोर्टल जो है उसको पीएम किसान पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया। इसके बाद पेंशन वालों को पकड़ने के लिए कि कौन पेंशन ले रहा है और यहाँ भी ले रहा है, तो पेंशन पोर्टल भी इसके साथ इंटीग्रेट किया गया। तो जब ये इंटीग्रेट किया गया तो देखा गया कि 11.5 करोड़ किसानों से सीधे 8 करोड़ पे रह गए। इतनी सारी छटनी हुई। उसके बाद फिर सरकार ने कहा कि चलो अगर आप पात्र हैं तो आप फिर से जुड़ सकते हैं। तो अब 10 करोड़ के आसपास लोग आए, किसान जुड़ चुके। तो इस तरह देखिए सरकार भी पूरा डाल डाल और पात पात खेल रही है। जो आप अगर उसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं तो वो उसके लिए प्रावधान ला रहे हैं। इसीलिए प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल कई बार दिखाई देती है। ओम जी से एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूं कि मैं क्या मेरे को कोई शिकायत है तो मैं असिस्ट करने के लिए, या दिक्कत है मुझे तो मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं जिसकी वजह से मेरी जो शिकायत है वो दूर हो सके। तो क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए कोई लोकल शिकायत है तो सबसे पहले अपने कृषि अधिकारी से बात कर लें, है ना। अगर वहाँ से बात नहीं होती है तो पीएम किसान योजना का जो पोर्टल है उस पे आपको, उसमें एक चैट बॉट है, उसमें आप उससे चैट करके आप कोई भी उसके जानकारी पीएम किसान पोर्टल से ले सकते हैं। साथ ही उसमें कॉल सेंटर का नंबर है। पीएम किसान पोर्टल पे जाएंगे, गूगल में टाइप करिए, वॉइस टाइपिंग करिए या चाहे जैसे करिए, वॉइस सर्च करिए, आपको उसमें मिल जाएगा और आप उस पर सीधे पूछ सकते हैं, उसका कॉल कर सकते हैं। या आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो अपने ब्लॉक में जाइए, जो ब्लॉक में इसका रजिस्ट्रेशन करता है, या सीएससी सेंटर पे जाइए, जिला समिति, ग्राम समिति, हाँ सीएससी सेंटर पे जाइए, वहाँ इसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से शिकायतों के निवारण के लिए भी अच्छी खासी इसमें व्यवस्था की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ओम जी से समझना चाहता हूं कि इसमें अच्छा खासा डिजिटल इंटरफेरेंस भी है, यानी डिजिटल को लेकर आपको काफी जगह अपलोड करना है चीजें, थंब इंप्रेशन देना है, तो इस तरह की। तो मैं एक बार वो प्रक्रिया भी समझना चाहता हूं ओम जी से कि क्या वो प्रक्रियाएं हैं जिसके थ्रू एक किसान को पूरे डिजिटल फॉर्मेट से गुजर के वहां तक अपना सूचना और वो फॉर्म में भरना होती है। देखिए गांव तक यूपीआई सर पहुंच चुका है जी, बिल्कुल। और गांव में सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। शहर गांव में बहुत सारी चीजें, मतलब कोई बहुत बड़ा गैप जैसे पहले होता था, आज एक 10 साल 15 साल पहले ऐसा गैप कोई नहीं रह गया शहर गांव में। तो सारे लोग पहुंच गए, एंड्रॉयड मोबाइल लोग चला रहे हैं आराम से, है ना। और आज गांव से भी हम लाइव में जुड़ने के लिए किसी कहते हैं किसी भी गांव से, तो हमारे साथ लोग लाइव पे भी किसान जुड़ते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि इसमें डिजिटल होने के साथ साथ एक और फ़ायदा मिलने जा रहा है। जैसे जिन लोगों ने, जिन 6.5 करोड़ किसानों ने इसमें अपनी फार्मर आईडी बनवाई है, उनको एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। खेती करते हैं तो आपको मौसम की जो अनिश्चितता है उसका सामना करना पड़ता है, आपको पता नहीं होता। अभी देखिए हम लोग कई दिन से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, रोज अपडेट आता है, अलर्ट आता है, फिर वो रह जाता है फिर। तो इसी तरह का जब किसान कोई खेती करता है तो जुआ एक तरह से खेलता है, उसको पता नहीं होता मौसम कैसा रहेगा। तो अब जो 6.5 करोड़ किसान है, उनका लैंड रिकॉर्ड, उनका सारा बायोमेट्रिक सारा डेटाबेस केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ने इसको ये किया कि मौसम विभाग से जोड़ करके अब उनको पर्सनलाइज मैसेज जाएगा कि आपके एरिया में, आपका जो लोकल 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का एरिया है, आपका जो ब्लॉक है उसमें बारिश होगी कि नहीं होगी, या सूखा पड़ने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, कैसा रहेगा, वो उसको पर्सनलाइज मैसेज मिलेगा। तो वो अपनी खेती को लेकर के पूरा प्लान कर पाएगा। तो इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात ये होने जा रही कि जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं उनको सबको एसएमएस आने वाले दिनों में आएगा मौसम का, पर्सनल उसमें कि पर्सनल आपके एरिया का मैसेज आएगा। ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश का आ रहा है या जिले का आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल। देखिए आप किस कदर प्रावधान कर रही है सरकार, लगातार आपको
बताने के लिए, अपडेट करने के लिए, जोड़े रखने के लिए। मैं एक प्रक्रिया और समझना चाहूँगा ओम जी से कि जो इसमें जगह जगह जिनकी वजहों से आपका फॉर्म गलत होता है, आपका नाम कट जाता है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि की राशि या इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिल पाता है, वो प्रक्रिया भी एक बार समझना चाहूँगा कि कहाँ गलतियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आधार और आपके बैंक डिटेल के बीच में अगर नाम मिसमैच है तो शायद आपकी जो किश्त है वो बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे कहां कहां आपको सावधानी रखना है वो भी ओम जी से भी एक बार जानना चाहूंगा। देखिए, इसमें 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसका जानकारी आपको होनी चाहिए। जो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, बिल्कुल, उसमें नाम ठीक हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेवेन्यू आपका रिकॉर्ड नाम में ठीक होना चाहिए। नाम ठीक होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, वही बैंक में होना चाहिए। बिल्कुल, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, Exactly, बैंक अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें अगर सही हैं बिल्कुल, तो आएगा। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई एक मिस्टेक है जी, तो आपकी रकम नहीं आएगी, आपको उसमें फिर पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई चीज़ इसका फॉर्म भरें, नए लोग फॉर्म भरें, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। बैंक अकाउंट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, आधार और आपका वो जो है जो लैंड रिकॉर्ड में नंबर है जी। वो सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। तो आपने देखा कि कितने छोटी सी एक योजना है, आपके सपनों को उड़ान देती है, उम्मीदों को आसमान देती है। और लेकिन आप अगर सही में चाहते हैं कि किश्त आपके बैंक अकाउंट में सही तरीके से पहुंचे, तो जितने विस्तार से ओम जी ने पूरी इस योजना के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में बताया है आपको, और ये बताया है कि किस स्टेप पर कहाँ क्या कन्फ्यूज़न होती है, कहाँ आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी रकम, आपकी किश्त समय पर आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। मैं ओम जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं इतनी महत्वपूर्ण, इतनी गहरी और इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ऐसे ही एक्सप्लेनर के लिए किसान तक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।